2025 खत्म हो रहा है और खत्म होते होते हिंदुस्तान की विदेश नीति की परीक्षा भी ले रहा है। कैसी परीक्षा? हिंदुस्तान के 3 पड़ोसी मुल्कों में चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों की जमीन तैयार भी हो रही है। 3 देश कौन कौन से हैं? नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। म्यांमार में पहले फेज की वोटिंग हो गई है, कुछ दिनों में अगले चरण की भी हो जाएगी। वहां 2021 में तख्ता पलट हुआ था, तब से चुनाव नहीं हुए थे। नेपाल और बांग्लादेश के चुनाव इनसे अलग इसलिए हैं क्योंकि यहाँ प्रदर्शनों के बाद सरकारें गिरी। नेपाल में इसी साल यानी कि 2025 के सितंबर में केपी शर्मा ओली की सरकार गिरी और सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री हैं वहाँ। उन्होंने 5 मार्च 2026 को चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया है। अब आप बांग्लादेश आइए, यहाँ फरवरी 2026 में चुनाव होंगे, लेकिन इन चुनावों की तपिश हिंदुस्तान में अभी से महसूस हो रही है। भारत विरोधी बयान, हाई कमीशन पर हमले की कोशिश, भारत विरोधी नारेबाजी, भारत से रिश्ते तोड़ देने की बात, 7 सिस्टर्स में अलगाववादियों को समर्थन देने की पेशकश, ये तमाम बातें हवा हवाई नहीं हैं, बांग्लादेश की राजनीति का हिस्सा बन रही हैं। 1 तो अगस्त 2024 में जब शेख हसीना की सरकार गई, तब ये भारत की बड़ी नाकामी की तरह देखा गया कि न तो हम इसे भांप पाए, न इस बारे में कुछ कर ही पाए। और अब जब बांग्लादेश की राजनीति में भारत विरोधी बातें मेन स्ट्रीम होती जा रही हैं, तो हमारे लिए ये चुनाव बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि अगर बांग्लादेश की सत्ता में कोई रैडिकल पार्टी या रैडिकल एलिमेंट्स विराजमान होते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। बांग्लादेश की राजनीति को अगर एक तस्वीर में समझना हो, तो वो तस्वीर कभी सिंपल नहीं हो सकती है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि ये बस आवामी लीग बनाम बीएनपी की कहानी है। एक प्रो इंडिया है, एक एंटी इंडिया है, शेख हसीना गुड है, खालिदा जिया बैड है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हिंदुस्तान में बांग्लादेश की यही है। लेकिन असल में बांग्लादेश की राजनीति इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये कहानी डर की है, बदले की है, विचारधारा की है और उन गठबंधनों की जो वक्त आने पर टूट जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर फिर से जुड़ जाते हैं। आज बांग्लादेश जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से पीछे देखने पर सिर्फ एक सवाल उठता है कि क्या देश फिर उसी चक्र में लौट रहा है जहां धर्म, राष्ट्रवाद और सत्ता की लड़ाई तबाही ला सकती है? क्योंकि आप खुद देखिए, आवामी लीग की तो इन चुनावों से छुट्टी हो गई, उसको बैन कर दिया गया है। अब अगर आवामी लीग के कैंडिडेट अलग नामों से चुनाव लड़ते हैं, तो देखना होगा कि वो कितनी सीटें लड़ पाते हैं, कितनी सीटें जीत पाते हैं। मैदान में इस बार 2 बड़ी पार्टियां हैं। कौन कौन सी? जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। जमात और बीएनपी अतीत में साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, सरकार इन्होंने चलाई है, लेकिन इस बार मैदान में ये आमने सामने हैं। बीएनपी एक नेशनलिस्ट पार्टी रही है, आपने उनके मुंह से कभी धार्मिक कट्टरवाद की बातें नहीं सुनी होंगी, खुद को सेक्युलर भी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेख हसीना की मुखालफत के लिए उन्होंने जमात से हाथ मिलाया और जमात का उद्देश्य बांग्लादेश को एक इस्लामिक राज्य बनाने का ही है। अल्लाह कमांडमेंट्स और प्रॉफिट मोहम्मद प्रिंसिपल्स, इनकी बुनियाद पर चलने वाली सोसाइटी बनाना चाहते हैं। और ये बात कोई दबी छिपी नहीं है, वो खुद अपनी किताबों में बात लिखते हैं। भले ही वो इस चुनाव में ये मुद्दा लेकर न उतरे हों, लेकिन उनके विचार में यही है। लेकिन अब जमात ये भी कह रही है कि हम बहुमत के साथ जीते तो एक इंक्लूसिव समाज बनाएंगे, क्योंकि एनसीपी के साथ उनको इलेक्शन लड़ना है। जब शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े, तो जमात के अमीर शफीकुर रहमान का बयान आया था। उन्होंने हिंदुओं पर हमले की निंदा की थी, कहा कि हिंदू हमारे भाई और दोस्त हैं, जमात का ऐसे हमलों में हाथ नहीं है, मीडिया में हमारे खिलाफ जानबूझकर माहौल बना रहे हैं, बोल दिया उन्होंने। लेकिन हिंदुस्तान में बैठे सुरक्षा विशेषज्ञ उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। 27 दिसंबर को इंडियन एक्सप्रेस में वीना सीकरी का लेख आया। वीना बांग्लादेश में हिंदुस्तान की हाई कमिश्नर रह चुकी हैं। इसमें वो लिखती हैं कि जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति वहाँ हो रही है, उससे जमात को ही फायदा होने वाला है। उनकी पार्टी के मेंबर हिंसा में संलिप्त होते हैं और वैसे ही सत्ता पाने की कोशिश भी करते हैं। जमात को एंटी इंडिया पार्टी के तौर पे देखा जाता है। उनके लीडर शेख हसीना पर अक्सर इल्ज़ाम लगाते थे कि वो हिंदुस्तान की पिट्ठू हैं, वहीं से ऑर्डर लेती हैं, सरकार वहीं से चलाती हैं, हम सत्ता में आए तो ऐसा नहीं होगा, एक आज़ाद मुल्क की तरह बांग्लादेश बिहेव कर पाएगा। जमात के लीडर कई बार कह चुके हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन रहा है जहां मुसलमानों के साथ जुल्म किया जाता है। तो इस तरह की पार्टी जिसका भारत के साथ टकराव पहले से ही नजर आ रहा है, अगर वो सत्ता में आती है तो भारत के लिए चुनौती हो सकती है। इस चिंता के बढ़ने की एक और वजह 28 दिसंबर को आई है। वहां जातीय नागरिक पार्टी माने नेशनल सिटीजन पार्टी
एनसीपी ने जमात के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एनसीपी वही छात्रों की पार्टी है जो पिछले वर्ष शेख हसीना के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से जन्मी थी। इसके लीडर नाहिद इस्लाम है। एनसीपी सेक्युलर वैल्यूज पर बनी थी, लेकिन अब चुनाव में एक धार्मिक पार्टी के साथ जा रही है, धार्मिक कट्टरपंथ को सपोर्ट कर रही है। एनसीपी के जोड़ने के बाद जमात का गठबंधन अब 10 पार्टीज का हो गया है। इसमें ज्यादातर पार्टियां इस्लामिस्ट हैं। कई सर्वे में जमात का वोट परसेंटेज अब बीएनपी से भी थोड़ा ही कम या उसके बराबर भी दिखा रहा है किसी किसी में। अगर ये सर्वे सही हुए तो जमात चुनाव जीत भी सकती है। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि जमात की राजनीति क्या है, अगर जमात आती है तो भारत के लिए क्या चिंता हो सकती है, और साथ में जानेंगे इस समय बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में क्या क्या चल रहा है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। इसमें कुल 350 सीट्स होती हैं। 300 सीटें सीधे चुनाव से चुनी जाती हैं, जहां जनता अपने सांसद को वोट देती है। बाकी 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, इन पर सीधे चुनाव नहीं होता। ये सीटें संसद में चुनी गई पार्टियों को उनके सीट शेयर के अनुपात में दे दी जाती हैं। बांग्लादेश का सिस्टम यूनिकैमरल है, यानी वहाँ की पार्लियामेंट में एक ही हाउस होता है। पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है, जैसा हिंदुस्तान में है, यानी कि बांग्लादेश में भी असली सत्ता संसद और सरकार के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, राष्ट्रपति का पद संवैधानिक होता है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को संसद में बहुमत साबित करना पड़ता है। बहुमत का मतलब है कम से कम 151 सीटें, और ये गिनती कुल 350 में से होती है। अगर कोई पार्टी या गठबंधन 151 या उससे ज़्यादा सीटों का समर्थन जुटा लेता है, उसकी सरकार बनती है, उसी का नेता प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। 5 साल में चुनाव होते हैं, संसद भंग होती है, एक केयर टेकर सरकार आती है, वो चुनाव करवाती है और नई संसद फिर बनती है। जो पार्टी या गठबंधन बहुमत में होता है वही सरकार चलाता है। अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो फिर कोalition बनता है या फिर राजनीतिक संकट पैदा होते हैं। पिछले 2 चुनाव में शेख हसीना पर इल्जाम लगा कि उन्होंने चुनाव में धांधली करवाई और प्रधानमंत्री की कुर्सी हड़पी। हुआ क्या था, शेख हसीना ने 2011 में केयरटेकर सरकारों वाला सिस्टम खत्म करवा दिया था। इससे बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी चोर की दाढ़ी में तिनका वाला प्रसंग मानते हैं कि आप चुनाव प्रभावित करना चाहते हैं, इसलिए सरकार में बने भी रहना चाहते हैं, केयरटेकर को नहीं आने दे रहे। 2024 में हुए चुनावों में जब शेख हसीना पर चुनावों को प्रभावित करने के इल्जाम लगे तो फिर केयरटेकर सरकार का प्रश्न आया कि क्यों नहीं बनाते। तब हसीना समर्थकों ने कहना शुरू किया था कि अमेरिका या ब्रिटेन में तो केयरटेकर सरकारें चुनाव नहीं करवाती, तब आप वहां के चुनाव नतीजों को कैसे मानते हैं। खैर, हसीना ने आलोचकों पर ध्यान नहीं दिया, जमात और बीएनपी को बैन किया। मतलब एक तरह से वो अकेले रेस में दौड़ी और खुद को विजेता भी घोषित किया। लेकिन इस बार के चुनाव में लड़ाई उन्हीं 2 पार्टियों के बीच है जिन्हें हसीना ने बैन किया था, बीएनपी और जमात, जो 151 सीटें ले आएगा, जिसका गठबंधन प्रधानमंत्री उसी का बैठेगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या बीएनपी की नींव रखी गई थी 1978 में। जनरल जियाउर रहमान ने पार्टी बनाई थी। एक साफ संदेश ये दिया था कि आवामी लीग की जो सेक्युलर और मुक्ति संग्राम आधारित राजनीति है, उसके मुकाबले हमारी पहचान एक अलग राष्ट्रवादी पार्टी की होनी चाहिए। जिया के बाद 70 से होते हुए उनकी पार्टी की कमान खालिदा जिया के हाथ में आई, जो उनकी बेवा हैं। यहीं से बीएनपी धीरे धीरे जनाधार वाली पार्टी बनना शुरू करती है। इनकी राजनीति की मेन थीम है कि बांग्लादेश की आज़ादी मुजीब अकेले नहीं जीते थे, और भी लोगों का योगदान है, जैसे जनरल जिया। और जो मुजीब के खिलाफ रहे उन्हें एंटी बांग्लादेश आप नहीं मान सकते 1971 के संदर्भ में। अब ये बांग्लादेश में एक बहुत नाजुक विषय है। मुक्ति संग्राम के बाद जो पाकिस्तान के खिलाफ थे वो आवामी लीग के छाते के नीचे आ गए और खूब आगे भी बढ़े। लेकिन जिन्हें पाकिस्तान का कोलैबोरेटर माना गया या जो शेख मुजीब से कंधा मिलाते नजर नहीं आए, वो अचानक गद्दार हो गए, सिस्टम की नज़र में टारगेट पर आ गए। इन्होंने बीएनपी की पॉलिटिक्स में अपनी जगह ढूंढी। ये बात बिल्कुल सही है कि बीएनपी के राज में शेख मुजीब के हत्यारे बांग्लादेश से बाहर भाग गए सुरक्षित, और बीएनपी हमेशा इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर सॉफ्ट भी रही। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि बांग्लादेश में एक वर्ग बिल्कुल है जो ये मानता है कि शेख मुजीब से इतर जो आज़ादी के नायक थे उन्हें उतना सम्मान नहीं मिला, और ये भी कि अपने अंतिम दिनों में शेख मुजीब लोगों का भरोसा खोते जा रहे थे, खो चुके थे। इस वर्ग के लिए शेख मुजीब कभी बांग्लादेश के निर्विवाद नेता नहीं थे। ये जिया में और दूसरे लोगों में अपने नायक खोजते हैं।
अब हिंदुस्तान के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो ये बात हजम होगी नहीं कि फादर ऑफ द नेशन, आपके यहाँ जो राष्ट्रपिता है वो आप उसको गलत मानते हो, उन्हीं की सत्ता पलटने वालों का आप साथ देते हो, ये कहाँ तक सही है। तो इसका जवाब ये है कि ये बांग्लादेश की राजनीति का एक लेयर है, सही गलत की बात नहीं है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो बांग्लादेश की आज एक रियलिटी है, इसलिए हमने उसका जिक्र किया। आते हैं जमात इस्लामी पर। जमात इस्लामी की कहानी और पुरानी है। जमात का जन्म 1941 में हुआ था, जब बांग्लादेश नहीं बना था, पाकिस्तान नहीं बना था। इसकी बुनियाद रखने वाले शख्स थे अबुल आला मौदूदी। मौलाना मौदूदी का विचार था कि इस्लाम सिर्फ निजी आस्था का विषय नहीं है, एक पूरा राजनीतिक और सामाजिक सिस्टम है, इसलिए राज्य को शरीयत के उसूलों पर ही चलना चाहिए। इसी सोच के साथ जमात ने डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और नेशनलिज्म को इस्लामी नज़रिए से चुनौती दी। 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो उसके बाद जमात पाकिस्तान में सक्रिय हुई और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में भी उसका मजबूत संगठन है। एक बात हम आपको क्लियर कर दें, जमात इस्लामी नाम से आपको हिंदुस्तान में भी संगठन मिलेगा, जमात इस्लामी हिंद। पाकिस्तान वाला जमात और बांग्लादेश वाला जमात और जो हिंदुस्तान की हम आपको जमात बता रहे हैं, आज 2025 में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इनके बीच में सीधा कनेक्शन नहीं है। हम लौटते हैं अपने विषय पर, यानी बांग्लादेश वाली जमात। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी का जो आंदोलन था तेज़ हो गया। जमात ने इसका भी विरोध किया। उसके लीडर नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का बंटवारा हो, और एक फैक्ट ये भी है कि मौदूदी ने खुद भारत के बंटवारे का विरोध किया था। वो मुस्लिम लीग के भी खिलाफ थे, जो उस समय सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी थी। खैर, किसी के चाहने से या नहीं चाहने से होता नहीं ये सब। भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, और फिर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश बना। जमात ने बांग्ला राष्ट्रवाद को इस्लाम के खिलाफ बताया फिर, और इस दौर में जमात से जुड़े नेताओं और संगठनों पर पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर काम करने के इल्ज़ाम लगे। बांग्लादेश बनने के बाद जमात को कुछ समय के लिए बैन भी किया गया, क्योंकि नई राज्य व्यवस्था सेक्युलर और राष्ट्रवादी थी, जो मौदूदी की जो ओरिजिनल थॉट उनका था उससे बहुत अलग थी, उलट भी थी। 1975 के बाद बांग्लादेश की राजनीति बदली है ना। 15 अगस्त को कू होता है, सैन्य शासन आता है। इस दौर में जमात पर से प्रतिबंध हटा और पार्टी फिर से संगठित होती है। 1990 के दशक से जमात ने चुनावी राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किया फिर, और बीएनपी के साथ गठबंधन कर सरकार भी बनाई। 2001 से 2006 के बीच जमात के नेता मंत्री बने, लेकिन 2010 में सत्ता बदल जाती है, आवामी लीग की सरकार बनती है और शेख हसीना बनती हैं प्रधानमंत्री, शेख मुजीब की बेटी। क्या करती हैं वो? 1971 के युद्ध अपराधी जो थे उनके मामलों की सुनवाई शुरू करवाती हैं, जिसमें जमात के कई सीनियर लीडर्स को फांसी हुई, आजीवन कारावास की सजा भी हुई, बड़े प्रोटेस्ट के बीच में। 2013 में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी का एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। शेख हसीना ने उनके कई नेताओं को फांसी पर चढ़ाया ही था। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर वॉर क्राइम करने के इल्ज़ाम भी लगाए थे, कई साबित भी हुए कोर्ट में। इसके बाद जमात औपचारिक रूप से चुनाव नहीं लड़ सकती, लेकिन उनका जो नेटवर्क है ज़मीन पर दूसरे नामों से सक्रिय रहता है। जब 2024 में शेख हसीना की सरकार गई, तब यूनुस ने आश्चर्यजनक रूप से जमात से बैन हटाया, जबकि क्रांति में कोई धार्मिक कॉल शुरुआत में नहीं था। यहीं से वो बात कन्फर्म हुई कि शेख हसीना के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में जमात की जो छात्र विंग थी, छात्र शिविर, इसका योगदान अपने साथ एक इनाम भी लेकर आया। तो क्या ये सब कुछ पहले से तय था? आज जमात खुद को राजनीतिक सुधार और इस्लामी मूल्यों की पार्टी बताती, लेकिन उसका इतिहास 1971 में उनकी विवादित भूमिका और मौदूदी की जो इस्लामी राज्य वाली सोच है, ये बातें उसे बांग्लादेश की मुख्य धारा की राजनीति में लगातार एक सेंसिटिव टॉपिक बना करके रखती हैं। इसी के चलते बीएनपी की जमात के साथ उतनी भी नहीं बनती है जितना लोग मानते हैं। हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि बीएनपी के अंदर ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जमात का समर्थन करते हैं, तो उन्हें ओपनली कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बीएनपी का सिस्टम से ही जमात वाला काम हो भी जाता है। फिर भी इस चुनाव में ऊपर ऊपर से बीएनपी बनाम जमात चल रहा है। अब ऊपर ऊपर से तो बनाम का मामला है, लेकिन ये लोग कुछ सो कॉल्ड कॉमन एनिमीज के खिलाफ एकजुट हैं। पहला, आवामी लीग। दोनों को, बीएनपी और जमात को, शेख मुजीब की विरासत वाली राजनीति से ऐतराज़ है। दोनों ही भारत के साथ नज़दीकी रिश्तों को शक की नज़र से देखते हैं, लेकिन कुछ आपको फ़र्क मिल जाएगा। बीएनपी खुद को एक राष्ट्रवादी लेकिन संवैधानिक पार्टी मानती है। जमात खुद को इस्लामी वैचारिक आंदोलन मानती है, जिसके लिए डेमोक्रेसी एक ज़रिया है, मंजिल नहीं है, मकसद कुछ और है।
2001 में बीएनपी ने जमात के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, वो सत्ता में आए। खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर बनी, जमात को मिनिस्ट्रीज मिल गई, मतीउर रहमान निज़ामी उद्योग मंत्री बने, अली एहसान मुजाहिद सामाजिक कल्याण मंत्री बने। लेकिन जमात के साथ आने की वजह से बीएनपी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा। अमेरिका, यूरोप और भारत तीनों ही इस गठबंधन को संदेह की नज़र से देख रहे थे। जब 2006 के बाद सत्ता बदली तो यही जमात बीएनपी के लिए बहुत बड़ा बोझ बनी। यहीं से दोनों के रिश्तों में दरार आना शुरू हुई। बीएनपी को एहसास हुआ कि जमात के साथ जाना उसे एक लिमिटेड वोट बैंक में बांध कर रखेगा। वहीं जमात को लगा कि बीएनपी सत्ता में रहते हुए भी उसकी वैचारिक राजनीति को खुलकर आगे नहीं बढ़ने देती थी। प्राइम मिनिस्टर एक ही बनेगा और अगर ये सिस्टम ही चला जाएगा और जमात के हिसाब से चलेगा तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी नहीं होगी। इसलिए जब शेख हसीना ने 2013 में जमात के लीडर्स को फांसी की सजा दी, तब बीएनपी ने खुलकर जमात का बचाव नहीं किया। ये जमात के लिए क्लियर संकेत था कि सत्ता की राजनीति पे बीएनपी अंततः अपना हित देखेगी, न कि जमात का। आज जब हम मौजूदा हालात देखते हैं बांग्लादेश के, तो यही जो पुराना इतिहास है नए सवालों के साथ लौटता है। आवामी लीग के कमज़ोर पड़ने के बाद एक बार ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीएनपी और जमात साथ आ जाएंगे, लेकिन तस्वीर अलग बन गई। बीएनपी जमात के साथ ऑफिशियली गठबंधन नहीं कर रही है और इसका एक बड़ा कारण है पार्टी का नया चेहरा बनने की कोशिश। बीएनपी अब खुद को सिर्फ एक ऑपोजिशन पार्टी नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में पेश करना चाहती है। वो जानती है कि जमात के साथ जाना उसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव और घरेलू विवादों में घसीट लेगा। खालिदा जिया की तबीयत नाजुक है, वो हॉस्पिटल में है, इसलिए उनके बेटे तारिक रहमान को ब्रिटेन से वापस भी बुलाया गया है। तो वो अभी कोई नॉइस क्रिएट नहीं करना चाहते हैं जमात के साथ जाके। बीएनपी खुद को रीब्रांड करना चाहती है, बदली हुई पार्टी की तरह पेश आना चाहती है। वो जानती है कि सिर्फ आवामी लीग का विरोध अब उसको वोट नहीं दिलाएगा, क्योंकि क्रांतिकारी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तारिक रहमान के भाषणों में अब राष्ट्रवाद है, लेकिन धार्मिक उग्रता नहीं देखने को मिलेगी। सरकार का विरोध है, लेकिन खुली कट्टरता देखने को नहीं मिलेगी। और ये बदलाव अचानक नहीं है, ये बहुत सोच समझ करके किया गया है। बड़ा एक कंसिलेटरी नोट उनकी बात में आपको दिखेगा। लेकिन राजनीति में खाली जगह कोई छोड़ता नहीं है। जहां बीएनपी ने दूरी बनाई, वहीं जमात ने रास्ता बदला। जमात आज खुद को फिर से प्रासंगिक बनाने की कोशिश में है। जानती है कि अकेले चुनाव तो जीतना मुश्किल होगा। बीते सालों में नेतृत्व कमज़ोर हुआ है, बड़े लीडर्स जेल में हैं या पॉलिटिक्स से बाहर चले गए। ऐसे में जमात को एक नए चेहरे, एक नई लैंग्वेज और एक नए गठबंधन की ज़रूरत थी। और यहीं से नेशनल सिटीजन पार्टी या एनसीपी सामने आती है, क्रांतिकारियों की पार्टी। एनसीपी कोई पारंपरिक पार्टी नहीं, जैसा हमने कई बार बताया। हाल के छात्र आंदोलन से निकली है, सिविल सोसाइटी के लोग इसमें हैं। विदेश में पढ़ने लिखने वाले कई बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स वापस आए, पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। जमात ने सोचा कि अगर वह एनसीपी के साथ गठबंधन कर ले तो वो खुद को एक नए आंदोलन का हिस्सा दिखा सकती है, न कि सिर्फ एक पुरानी धार्मिक पार्टी के तौर पे। लेकिन ये गठबंधन जितना बाहर से मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही इनस्टेबल है। एनसीपी के भीतर ही इस फैसले को लेकर बड़ा तीखा विरोध हो रहा है। कई नेताओं ने खुलकर कहा कि जमात के साथ जाना एनसीपी के मूल विचारों के खिलाफ है, क्योंकि क्रांति में धार्मिक कॉल दिया नहीं गया था। कई एनसीपी नेताओं ने इस्तीफा भी दिया है, कुछ ने चुपचाप दूरी बना ली है। अब तारिक रहमान इस पूरे खेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जमात और एनसीपी का गठबंधन बीएनपी के लिए सीधी चुनौती नहीं है, लेकिन वोट काटने वाला फैक्टर बनेगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में और धार्मिक वोट बैंक में भी। इसलिए बीएनपी अभी ज़मीनी संगठन पर जोर दे रही है, पुराने नेताओं को फिर से एक्टिव कर रही है। बांग्लादेशी मीडिया में एक और खबर चल रही है कि एनसीपी ने बीएनपी के साथ गठबंधन की मांग की थी, लेकिन उन्होंने 50 सीटें मांगी और तारिक रहमान कह रहे थे 30। लेकिन एनसीपी इसके लिए मानी नहीं और फिर उन्हें जमात का रुख करना पड़ा। अब जमात को एनसीपी की छवि से फायदा ही होगा, इसलिए उन्होंने एनसीपी को शामिल कर लिया। लेकिन बांग्लादेश में इस गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। डेली स्टार अखबार में अराफात रहमान ने लिखा है, इज द एनसीपी बिकमिंग व्हाट इट वंस रिजेक्टेड, यानी क्या एनसीपी वही बन रही जिससे उसने 2024 में रिजेक्ट किया था। नाहिद इस्लाम कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक समझौता है, हम अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि सत्ता मिलने के बाद विचारधारा गौण हो जाती है। आप कोई भी झंडा उठा के पहुँचते हैं, करते वही हैं जो सत्ता का दिमाग कहता है। खैर, जमात और एनसीपी के गठबंधन को संदेह की निगाह से देखा जा रहा है, लेकिन अगर ये दोनों पार्टी सीटों का सही तालमेल बना लेती हैं, चुनाव अच्छे से लड़ती हैं, संगठन अपना बिल्ड कर लेती हैं, तो चुनाव में 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे, एक बीएनपी, फिर जमात
और तीसरा स्टेक होल्डर है एनसीपी। दो पार्टीज या दो गठबंधनों के बीच में होगा, लेकिन मुकाबला कुछ कुछ त्रिकोणीय होगा और ट्रायंगुलर फाइट्स में जीत हमेशा सबसे मजबूत को नहीं मिलती है, सबसे ऑर्गेनाइज्ड को मिलती है। और यही वजह है कि आने वाले चुनाव सिर्फ पार्टियों के नहीं, रणनीतियों की भी परीक्षा करेंगे। और रणनीतियाँ सिर्फ बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियों की ही नहीं परखी जाएंगी, भारत की विदेश नीति की भी परखी जाएंगी, क्योंकि रिजल्ट्स का हम पर सीधा असर पड़ना तय है, चाहे प्रत्यक्ष चाहे परोक्ष। इसी नोट पर हम आज का राजदूत कंक्लूड करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आज का एपिसोड साजिद ने लिखा और अयान ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।